मैकलॉज मेथड तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए भी थे कि इसके बारे में, मैकलॉज मेथड के बारे में, कि ये तब यूज़ करते हैं जब लोड एक से ज़्यादा हो या एसेंट्रिक लोड हो, एक ही हो और एसेंट्रिक हो, तो इसको यूज़ करते हैं तो ईज़िली बन जाता है ना। तो ईज़िली बनने का क्या मतलब है, या पहले इसका मतलब ईज़िली नहीं बनता था, अगर इसके बिना बनाया तो वो ईज़िली नहीं बनेगा। तो इन सब बातों को डिटेल में जाने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं इसके बारे में, तो कुछ बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आई मैकलॉज के बारे में, मेथड के बारे में, है ना। तो जैसे कि कोई एसेंट्रिक लोड हो, है ना, कोई एसेंट्रिक लोड हो किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, ये एक एसेंट्रिक लोड हुआ, ये जो W है ना, ये लोड दिखा रहे हैं जो, है ना, ये W जो है एसेंट्रिक लोड है। और कोई मान लेते हैं किसी कोई अदर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर जो है कोई दो अलग अलग लोड हो, है ना, टू डिफरेंट लोड हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कोई एसेंट्रिक लोड हो, एक ही हो एसेंट्रिक हो या एक से ज़्यादा लोड हो, तो क्या होता है कि इसमें जो है बाउंड्री कंडीशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इस जगह पे एट x = 0 जो है y 0 होगा, y 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी एट x = L y 0 होगा, है ना। वही सिचुएशन इसके लिए भी होगा, सेम बात यहाँ पे इसके लिए भी होगा। इंडिकेशन जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन इसका डिफ्लेक्शन जो होगा, इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, और इसका डिफ्लेक्शन जो है वो भी कुछ इस टाइप का होगा। लेकिन इसमें जो है dy/dx ज़ीरो कहाँ पे होगा, क्या आपको लग रहा है कि dy/dx जो ज़ीरो हम लोग पहले जो केसेस में लेते थे कि सेंटर में होता था, क्योंकि लोडिंग भी सिमेट्रिक थी, सेंटर में लोडिंग होता था या पूरे पे एक समान रूप से है तो बीच में मैक्सिमम हुआ करता था। अभी लोडिंग एसेंट्रिक है तो मैक्सिमम जो लोड है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा ये हमें नहीं पता है ना। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ पे होगा वहीं पे dy/dx ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे भी dy/dx ज़ीरो हो सकता है, या उससे थोड़ा सा पहले भी हो सकता था, या बीच में होने के तो कम चांसेस हैं, है ना। तो dy/dx ज़ीरो जो होगा वो कहाँ पे होगा ये हम लोग को नहीं समझ में आएगा, इसमें भी नहीं समझ में आएगा। लोड कहीं पे भी हो सकता है, दो लोड है तो dy/dx कोई ज़रूरी नहीं x = L/2 पे हो, है ना। यहाँ पे भी dy/dx जो है ज़ीरो कहाँ पे होगा ये बात हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम इक्वेशन बनाएंगे, mx का इक्वेशन बनाएंगे इस वाले के लिए, मान लो यहाँ पे x है तो mx का जो इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन जो है RA × समथिंग होगा, RA × x, ठीक है। तो इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, फिर दो बार करोगे तो दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। तो उन दोनों को ख़त्म करने के लिए हमको हमेशा दो इंड कंडीशन चाहिए होता था। तो एक इंड कंडीशन तो ये पहला वाला हो जाएगा, एट x = 0 y = 0। दूसरा इंड कंडीशन आप कौन सा लगाओगे, क्योंकि एट x = L/2 dy/dx 0 नहीं है, वो किस एट x = कितना पे है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं है। एक कंडीशन ये है कि एट x = L y = 0 हम लोग ये वाला कंडीशन ले सकते हैं। लेकिन ये जहाँ पे है ये कंडीशन एट x = L y = 0, ये इक्वेशन उसके लिए क्या वैलिड होगा, mx = RA × x नहीं, क्योंकि इस जगह पे इस लोड के बाद इतने सेक्शन के लिए mx का इक्वेशन अलग होगा, वो होगा Rx माइनस W R × x माइनस W × समथिंग, ठीक है। तो वो इक्वेशन अलग हो जाएगा, तो उसमें mx का दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर जैसे ही दो इक्वेशन बन जाएगा तो उस इक्वेशन mx की इक्वेशन को भी दो बार इंटीग्रेट करोगे तो उसमें फिर अलग दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपके पास चार इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएंगे और उसको ख़त्म करना, उसको नलीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी है हम लोग का, इतने पोर्शन के लिए mx का एक इक्वेशन होगा, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक ही इंड कंडीशन है जो यहाँ पे एट x = 0 y = 0 होगा, ठीक है। तो एक इंड कंडीशन लगेगा, सिर्फ एक ही कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन mx के इक्वेशन को जो दो बार इंटीग्रेट करते हैं दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, एक बचा रह जाएगा। अब फिर इतने पोर्शन के लिए एक नया इक्वेशन mx का बनाना होगा, फिर उसको जब सॉल्व करोगे तो उसमें दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा, और इसके लिए ख़त्म करने के लिए कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे इस बीच में कोई इंड कंडीशन भी नहीं है हमको पता। फिर ये तीसरा पोर्शन ये होगा, इसके लिए एक mx का इक्वेशन बनेगा, इसको भी दो बार इंटीग्रेट करोगे, दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, और इंड कंडीशन यहाँ पे बस ये वाला होगा, लास्ट वाला, एट x = L y = 0।
तो सिर्फ एक इंटर कंडीशन से आप सारे इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, है ना। तो काफ़ी अननोन बढ़ जाते हैं, उसको सॉल्व करना बहुत भारी टीडियस काम होता है, थकाऊ काम हो जाता है ना। वो बहुत हो तो जाता है, बहुत मेहनत लगता है ना। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी कि एक ऐसा इक्वेशन बनता mx का, एक ऐसा इक्वेशन बनता mx जो है कि वो यहाँ से लेके वहाँ तक के सारे के लिए वैलिड होता है ना। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी एक ही mx होगा, अगर एक यहाँ से लेकर वहाँ तक के लिए वैलिड होगा तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी सिर्फ 2 बार ही आएगा। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार एक आएगा, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो फिर दूसरा आएगा। तो 2 इंटर कंडीशन तो हमारे पास होते ही हैं, तो उन दोनों को यूज़ करके उन दोनों को हटा लेंगे। तो ज़रूरत बस यही था कि एक ऐसा इक्वेशन बनता जिससे हमको पूरे सेक्शन के लिए हम उसको यूज़ कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा वैलिड हो नहीं पाता है, ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। लोड जहाँ जहाँ पे चेंज होता रहता है तो वहाँ पे mx का इक्वेशन चेंज होता है। तो इसके लिए जो है ना मैकेलॉज ने एक अच्छा विधि बताया, अच्छा ट्रिक बताया, उन्होंने काफ़ी उस पर काम किया। फिर उसने हम लोग को सजेशन दी, उसमें 2-3 बातें उन्होंने सजेशन में बताई हैं। तो वो जो हम लोग एग्जांपल बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का, हम लोग को क्या दिक्कत थी और मैकेलॉज ने उसको क्या बताया, क्या दिक्कत थी अब समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जाएंगे कि मैकेलॉज ने क्या सजेस्ट किया हमें, ठीक है। तो मैकेलॉज मेथड जो है इसके बारे में डिटेल कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि द प्रॉब्लम ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर बिट टीडियस। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वाले मेथड को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, खास करके कब, जब व्हेन एन एसेंट्रिक लोड और मोर देन वन लोड इज़ एक्टिंग, जो भी हम बता रहे थे। काफ़ी मेहनत लगेगा आपको, ज़्यादा कांस्टेंट आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोमेंट चेंजेस आफ्टर एवरी लोड। हर लोड के बाद जो है आपको जो इसका इक्वेशन है, मोमेंट का इक्वेशन चेंज होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्वेशन आपका इंक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीजेज तो नंबर ऑफ आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा, है ना। तो वी हैव लिमिटेड बाउंड्री कंडीशन, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, लिमिटेड ही होता है। अभी तो इस केस में दिखा एसेंट्रिक लोड में और मोर देन वन लोड में कि 2 ही होता है हमारे पास, और नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत बन जाएगा, है ना। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो वहाँ पे हमारा जो है मिस्टर मैकेलॉज जो हैं वो एक मेथड का उन्होंने डिवाइस्ड किया, मतलब उन्होंने बनाया, उसका ईजाद किया, है ना। उसमें क्या है कि एक कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का एक कंटिन्यूअस इक्वेशन बनाया और उसको इंटीग्रेट करने का उन्होंने ऐसा तरीका बताया, इंटीग्रेटिंग इट इन सच ए मैनर दैट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन। एक ऐसा इक्वेशन, मोमेंट का इक्वेशन बनाया जो कि पूरे सेक्शन के लिए वैलिड था, और उसमें उसके लिए जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो भी पूरे सिस्टम के लिए वैलिड होगा उस इक्वेशन के साथ साथ, ठीक है। एक ही इक्वेशन होगा मोमेंट का जो पूरे सेक्शन के लिए वैलिड होगा, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी जो 2 है वो भी पूरे सेक्शन के लिए वैलिड होगा, ठीक है, मोमेंट के इक्वेशन के साथ साथ। इवन दी इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। हालांकि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जो है सेक्शन टू सेक्शन चेंज करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया एक विधि। तो वो मेथड क्या है, वो हम लोग एक एग्जाम्पल का केस, जैसे कि कोई एसेंट्रिक लोड के वाला केस लेंगे और उस पर हम लोग बना के देखेंगे कि अगर इन्होंने जो बताया है उस हिसाब से कितना आसान हो जाता है, ठीक है। और कितना मुश्किल होता वो तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि कितने अननोन बढ़ गए थे, उसको ख़त्म करना कितना मुश्किल होगा। एक बार आप लोग ट्राई करना ऐसे घर पे, है ना। बुक में भी दिया हुआ है 2-3 पेज में उसका सोल्यूशन, तो वो देखोगे कितना लंबा चौड़ा हो जाता है अगर मैकेलॉज नहीं लगाओगे तो, ठीक है। तो हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं। ये आ गया सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ए एसेंट्रिक पॉइंट लोड, और वो हम लोग बनाएंगे मैकेलॉज मेथड से, ठीक है। इसे हम लोग बिना मैकेलॉज से भी बना सकते थे और वो बहुत काफ़ी लेंदी होता, काफ़ी टीडियस होता वो, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि मैकेलॉज ने क्या किया, कहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो मैकेलॉज जो है सजेस्ट करते हैं कि कभी भी जो आपको मोमेंट का इक्वेशन बनाना है वो सारे लोड ख़त्म हो जाए। लोड जो आखिरी, जैसे बहुत सारा लोड होता है तो उसमें जो आखिरी वाला जो लोड होगा उसके बाद सेक्शन लीजिए, है ना। मतलब कि इन रिएक्शन जो होगा, ये सेकंड वाला ये रिएक्शन होगा जो होगा ये ना, ये सेकंड वाला रिएक्शन, तो इसके जस्ट पहले कोई सेक्शन लीजिए,
यहाँ पे सारे लोड ख़त्म हो चुके हों। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सेक्शन ले लीजिए, यहाँ पे सारे लोड, जैसे 2-3 लोड होता है ना, तो उसके बाद सेक्शन लेना है और रिएक्शन से पहले, लास्ट वाली रिएक्शन से पहले। तो यहाँ पे वो बोलना है कि एक सेक्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है, सबसे एकदम एंड में। तो उस पर इसके लिए जब इक्वेशन बनाओगे तो सारे लोड उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब इक्वेशन लेने के लिए उन्होंने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो वो वहाँ पे mx कितना होगा, वहाँ पे mx होगा, तो हाँ यहाँ पे पहले ये है ए, उसके लिए mx होगा RA इंटू, और ये दूरी तो x है, x सेक्शन है, तो यहाँ से दूरी x ही होगी ना उसकी, फिगर में नहीं दिखाया हुआ है ना। तो वहाँ पे RA इंटू एक्स ये मोमेंट हुआ क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, और फिर इस W की वजह से मोमेंट होगा, है ना, ऐसे वाला मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज था, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो होगा W इंटू एक्स माइनस ये A, है ना, पूरा दूरी x, ये A, x माइनस A, W इंटू एक्स माइनस A, ये हो गया हम लोग का। तो ये mx का इक्वेशन होगा जो यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। RA का वैल्यू जो है WB/L है। अब ये कैसे आया, तो ये RA जो है, आप लोग पीछे पहले जो मॉस पढ़े होंगे उसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे RA RB कैसे निकालते हैं। किसी एक साइड में मोमेंट को ज़ीरो करके और सारा मोमेंट निकालते हैं और उसमें RA RB निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे MB = 0 पुट करोगे ना, MB यहाँ पे तो मोमेंट ज़ीरो होता ही एंड पे, तो RA इंटू L माइनस W इंटू B = 0 होगा। RA इंटू L माइनस W इंटू B = 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको RA = हो जाएगा WB/L हो जाएगा, है ना। तो RA = WB/L हो जाएगा, RB = WA। इसलिए बता दिए इसलिए कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा आप लोगों को, ये सब तो फिर से ये रिमाइंड हो जाएगा, है ना, कि इस तरह से RA निकल जाएगा और उसी तरह RB भी निकल जाएगा, ठीक है। तो RA WB/L हो गया, RB जो है WA/L होता है। तो RA की जगह पर ये पुट कर दिया उसने WB/L और W इंटू एक्स माइनस A है, ठीक है। तो ये mx का इक्वेशन बन गया। अब उन्होंने क्या किया है कि जहाँ जहाँ पे लोड हो तो उसके पहले वाले पॉइंट पे डॉट 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 कर देना है। जैसे ये लोड वाला टर्म में क्या है ना, W वाला टर्म माइनस W इंटू, यहाँ पे W वाला है टर्म, तो उसके पहले जो है आप डॉट 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 दे दीजिए। मतलब हो सकता है 2-3 लोड और भी एक्स्ट्रा होता तो उसका भी होता ना कि माइनस वो W1 इंटू इतना, माइनस W2 इंटू इतना, तो उसके पहले उस W के पहले डॉट 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 दे देना है। मतलब हर एक वाले लोड वाले टर्म का मोमेंट जो आएगा तो उससे पहले ये डॉट 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 जो आपको दिख रहा है ये आपको मार्क करना है। ये पहला सजेशन उन्होंने बताया, ठीक है। ये दूसरा सजेशन है। पहला तो आप लोग को याद हो गया होगा कि पहला सजेशन क्या था कि जो आपको सेक्शन लेना है वो एकदम लास्ट में लेना है, सारे लोड ख़त्म हो जाएं और रिएक्शन के जस्ट पहले। वो पहला सजेशन था, वो हो चुका। अब ये दूसरा सजेशन उनका था कि ये है कि आपको जो हर लोड के जो भी लोड वाला टर्म मोमेंट, जो लोड के वजह से जो मोमेंट आता है, ये सब जो डाउनवर्ड लोड हैं उसके पहले डॉट 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 दे देना है ना। अगर 2-3 होते तो 2-3 इसके बाद मान लो दूसरा कोई लोड होता उसकी वजह से मोमेंट होता तो उसके बाद फिर उससे वहाँ पे भी डॉट 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 दे देते हैं। फिर तीसरा भी कोई होता तो उससे पहले भी डॉट 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 दे देते हैं, ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन हमको बनाना है, डॉट 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 देते हैं, इसका एक वजह है, ठीक है। तो ये 2 सजेशन अब तक हो गया, तो ये आप लोग याद रखो। फिर उन्होंने आगे क्या किया है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब ये mx को EI/d²y/dx ये जो होता है वो पुट कर दिया उन्होंने, EI/d²y/dx², और उतना इक्वल टू ये तो पीछे जो आया हुआ था वो, बस ये mx के अब ये पुट कर दिया। अब उन्होंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने में ये आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो कांस्टेंट है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो पहले वाले टर्म के बाद लिखना है ना। अभी ऐसे क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सबसे लास्ट में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया तीसरी बात, पहली बात हो गई उनकी, दूसरी बात हो गई, ये तीसरी बात है उनकी, याद रखना, है ना। पहली दूसरी हो गई थी, ये तीसरी बात है कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को आप जो है पहले टर्म के बाद ही लिख दीजिएगा। तो C1 पहला एक बार इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे लिख दिए, और फिर बाकी जैसा था उसका इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ध्यान रखना है कि वेयर C1 इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी रिटेन आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म के बाद ही आपको ये लिखना है, ये एकदम ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा ये बात ध्यान रखना था, जिससे इसका इंटीग्रेशन आप देखोगे कि x माइनस a का जो इन्होंने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे x माइनस a का, तो x²/2 लिख दिया है डायरेक्टली। मतलब x माइनस a को एक टर्म मान के, जैसे किसी टर्म का होता है ना x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2, उसी तरह x माइनस a का इंटीग्रेशन उन्होंने x माइनस a का होल²/2 कर दिया है। हालांकि होना ये चाहिए था कि x का अलग इंटीग्रेशन होता, वो होता है x माइनस x²/2, और माइनस a का अलग इंटीग्रेशन होता, वो होता है ax,
एंड वैसा नहीं करना है। उसको आपको डायरेक्टली x माइनस ए को एक टर्म मान के और उसका फुल्ली इंटीग्रेशन करना है। तो x माइनस ए का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, ये ठीक है। तो ये चौथा सजेशन था उनका, 4 सजेशन आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस टाइप से इंटीग्रेशन करने से कि ये उन्होंने कांस्टेंट एक ही लिया है ना, जो कांस्टेंट एक तरफ इस तरफ ले रहे हैं, कांस्टेंट वो mx का इक्वेशन पूरे के लिए वैलिड है, कांस्टेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने पे, ऐसे इंटीग्रेट करने पे वो कांस्टेंट वैलिड हो जाता है, जो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया उसको, ठीक है। तो ये जो सजेशन था वो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑल्सो द ब्रैकेट आर टू बी इंटीग्रेटेड एज ए होल, है ना, x माइनस ए का एज ए होल इंटीग्रेशन करना है। हेंस द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए विल बी x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, नॉट अलग अलग, ठीक है ना। x का अलग से इंटीग्रेशन नहीं करना है जो x स्क्वायर बाई 2 हो, और a का इंटीग्रेशन ax नहीं हो, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये चीज़ नहीं करना है, ऐसे करना है, एज ए होल करना है। तो ये उनका चौथा सजेशन था, ठीक है। अब उन्होंने एक बार और इंटीग्रेट किया, ये वाले इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट किया है ना, तो ये y के टर्म में आ जाएगा ei और w, इसका इंटीग्रेशन इतना हो गया, c1x आ गया। फिर जो c2 लिखेंगे वो भी जो है c1 के बगल में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट में लेंगे। जो c1 को यहाँ पर लिखे हैं तो c2 को भी जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। c1 c2 दोनों ही जो है फर्स्ट टर्म के बाद होगा। और इसका इंटीग्रेशन फिर से x माइनस ए था का होल स्क्वायर बाई 2 था, तो उसको भी एज ए होल फिर दोबारा भी इंटीग्रेट करेंगे, x माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले वाला सजेशन यहाँ पर भी वैलिड होगा। तो अब ये डी वाई और डी एक्स का भी इक्वेशन बन गया और ई वाई का भी इक्वेशन बन गया, है ना, दोनों का इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे में जो बात लिखा हुआ है वो वही है, कोई C2 को फिर से हम फर्स्ट टर्म के बाद लिखेंगे, और जो ये है x माइनस ए का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन x माइनस ए का होल क्यूब बाई 3 करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। और ऐसा करने से वो C1 और C2 जो है पूरे सेक्शन के लिए जस्टिफाइड हो जाता है, जो उन्होंने रिसर्च में पाया, ठीक है। तो y का इक्वेशन आ गया, डी वाई डी एक्स का इक्वेशन आ गया हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग इंड कंडीशन लगाएंगे। तो अब उन्होंने इंड कंडीशन लगाया एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और दूसरा इंड कंडीशन है एट x इक्वल टू l और y इक्वल टू 0। ये दोनों इंड कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये इक्वेशन वैलिड था पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक के लिए, ठीक है। तो जब एट x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y 0 पुट करना है, तो y वाले इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखना होगा, x इक्वल टू 0 रखना होगा। तो y वाला इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे, इसमें यहाँ y की जगह पे 0 रखोगे और x की जगह पे भी यहाँ पे 0 रखोगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा C2, तो C2 भी लिखा जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे कि इस वाले टर्म, यहाँ वाला भी टर्म भी तो है, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं होगा, तो C2 का वैल्यू समथिंग कुछ हो जाएगा, है ना, आप बोलोगे ना। लेकिन ये बात जो है इस पर आप थोड़ा ध्यान दो, इस पे ये ध्यान दो कि एट x इक्वल टू 0 वाला जो कंडीशन है उसमें ये इक्वेशन जो है क्या पूरी वैलिड है। ये जो टर्म है इक्वेशन का, ये लोड आने के बाद वाला टर्म है ना, उस सेक्शन के लिए है जहाँ पे एक लोड आ चुका था, अपवर्ड लोड, उसके बाद वाले सेक्शन के लिए वैलिड है। तो जब हम एट x इक्वल टू 0 वाला यूज़ करेंगे, ये जो है कंडीशन है इंड कंडीशन, तो हम इक्वेशन का इतना ही पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने ये 5वां बात सजेस्ट किया, ठीक है। 5वां बात क्या था कि वहीं तक हम क्या जाता है कि इक्वेशन को यूज़ करेंगे, mx वाला लिखेंगे तो पूरा ही, लेकिन जब इंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे इंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन में वहीं तक का पार्ट लेंगे। एट x इक्वल टू 0 के लिए, मतलब एट x इक्वल टू 0 जो होगा यहाँ पे इस जगह के लिए, सॉरी इस जगह के लिए, हाँ इस जगह के लिए जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे mx का सिर्फ इतना ही वाला पार्ट वैलिड होगा ना, mx इक्वल टू r इंटू एक्स, ये जो माइनस w इंटू इतना जो है वो तो इतने के बाद के लिए है ना। तो जब mx वाला हम लोग जब हम एट x इक्वल टू 0 वाला जो इंड कंडीशन यूज़ करेंगे तो इक्वेशन का इतना ही पार्ट यूज़ करेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना, डॉट डॉट के बाद वाला छोड़ देंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना यूज़ करेंगे। अब डॉट डॉट का आपको यूज़ समझ में आता होगा, जब बहुत सारे लोड होंगे ना तब आपको और समझ में आएगा कि डॉट 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 क्यों देते हैं। जहाँ पे इंड कंडीशन लगाना होगा उतना ही तक का पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने y इतना तक यूज़ किया, y इक्वल टू, यहाँ पे जो है
वाई वाले क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट करना था, इसको जीरो पुट कर जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और C2 बस बचा रह गया था, C2 इक्वल टू जीरो हो गया, और इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, है ना, लिखेंगे ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखा होगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो उसने पुट किया है, ये देख लीजिए। तो उसमें ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, अगला टर्म भी ज़ीरो, और बस C2, उसके बाद C2 के बाद जो था उसको, जो डॉट डॉट के बाद था उसको यूज़ लिखा ही नहीं, तो C2 ज़ीरो आ गया, है ना। अब आ गया नेक्स्ट इंड कंडीशन है एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू जीरो है। तो एक्स इक्वल टू एल क्या मतलब हुआ कि वो बीम का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, तो उससे पूरी इक्वेशन यूज़ होगा, है ना। तो इसलिए उसने इक्वेशन को पूरी यूज़ किया। बस डी एक्स वाई की जगह पर ज़ीरो पुट किया, यहाँ पे एक्स की जगह पे एल पुट किया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एल पुट किया, C2 तो ज़ीरो आ गया था, ज़ीरो पुट कर दिया, और यहाँ पे भी जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एल पुट कर दिया उसने, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको उसने सॉल्व किया, तो यहाँ पर C1 उसको इतना आ गया, तो C2 निकल गया हमारा ज़ीरो। C2 जनरली ज़ीरो ही आ जाता है, ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में C2 ज़ीरो आता है। फिर C1 यहाँ पे इतना हमारा आ चुका है ना। तो अब इसको हम y और dy/dx के इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन दोनों कांस्टेंट को, ठीक है। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम dy/dx के और y के इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। dy/dx के इक्वेशन में जो दोनों जो कांस्टेंट थे उनको डाल दिया, है ना। ये आपका C1 है, C2 तो ज़ीरो ही हो गया। तो dy/dx का हमारा नया इक्वेशन बन गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है कि स्लोप, जैसे कोई बीम था ना, तो उसका जो ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे स्लोप, फिर यहाँ पे स्लोप, फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है वो निकालना, फिर जहाँ पे लोड लग रहा था उसके नीचे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये यही सब बात निकालना है ना। तो अब वो सब कैलकुलेशन होगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन बन चुका है, स्लोप का भी और डिफ्लेक्शन का भी। तो स्लोप का इक्वेशन इसमें हमको आ चुका है, तो हम लोग ए पे जानेंगे स्लोप कितना है। तो एक्स इक्वल टू कितना पुट करना होगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और dy/dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, थीटा ए, मतलब ए की जगह पे स्लोप, ठीक है। और इक्वेशन का कितना पार्ट यूज़ करेंगे हम लोग, कहाँ तक का, सिर्फ पहला टर्म तक का, क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वो बाकी वाला टर्म यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे, इस पर यहाँ पर भी ध्यान रखना है वो बात। अब मैं कल उसका छठा बात आपको ध्यान रखना है, 5 बात तो हो चुका था, अब आपको ये छठा बात भी ध्यान में रखना है। ये सब आप कहीं पर नोट करते हुए चले जाओगे, है ना, कि क्या क्या उन्होंने सजेस्ट किया है। तो इसमें जो है थीटा ए यूज़ करने में देखो उन्होंने क्या क्या यूज़ किया। यहाँ तक ये वाला पार्ट की यूज़ किया, एक्स के जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ पे भी ये जो इस टर्म में एक्स था ही नहीं तो उसको पूरी लिख दिया। यहाँ पे इसमें एक्स था लेकिन उसको उन्होंने लिखा नहीं है इस जगह पे, क्योंकि वो पार्ट इक्वेशन में यूज़ ही नहीं हुआ है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है। तो इस तरह से करके थीटा ए उसको उनको आ गया, ये थीटा ए का वैल्यू है ना, थीटा ए का ये वैल्यू है। तो उसको यहाँ पे नीचे में उन्होंने ऐसे ई आई उधर था, ई आई थीटा ए का वैल्यू था, तो ये थीटा ए निकालने के लिए ई आई को नीचे कर दिया, तो ये इतना आ गया, है ना। तो अब इसको देखो, इसको एल जो है, एल क्या है, ए प्लस बी है। सेक्शन 2 पार्ट में था ना, एक ए था और एक ये बी था। तो एल इक्वल टू ए प्लस बी है, तो एल की जगह पे ए प्लस बी पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें से ए बाहर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे WAB हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर में से ए बच जाएगा, 2ab में से 2b बच जाएगा। इस इक्वेशन को ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लोग इसी फॉर्म में याद रखो, है ना, इस फॉर्म में याद रखो, ये सब चीज़ याद रखना होगा। फाइनल जो है स्लोप जो है कहीं भी किसी भी सिचुएशन के लिए, खास सिचुएशन के लिए इंड पे कितना स्लोप बनता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, या जहाँ सपोर्ट है उसके नीचे क्या वैल्यू होता है डिफ्लेक्शन का, वो सब एकदम याद रखना होगा। एग्ज़ाम में आएगा एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो बना देना होगा, ठीक है। तो ये थीटा ए हमारा निकल गया, ये वैल्यू होगा। उसी तरह थीटा बी भी निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आई बी लिखा हुआ है, आई मतलब स्लोप को इंडिकेट करते हैं, ये थीटा है ना, थीटा है। तो उसी तरह थीटा बी भी निकल जाएगा। ये WB/6 EI एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो बस वहाँ पे बी की जगह पे ए हो जाएगा, WA एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगर इस AB एल की जगह पे पुट कर देंगे, ए प्लस बी पुट कर देंगे, तो फिर ये भी थीटा बी भी जो है आपको, थीटा बी भी उससे वैसा ही हो जाएगा, माइनस WAB डिवाइड बाई 6 EI, ये शायद दिखता नहीं होगा आपको, लेकिन ये वो समझ ही रहे होगे। a प्लस 2b है तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, है ना, 2a प्लस बी हो जाएगा। तो ये से ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है, थीटा ए और थीटा बी का दोनों का वैल्यू।
वो आप निकाल भी सकते हो। ये जो डी वाई डी एक्स का इक्वेशन है, ये आपको एक्स इक्वल टू एल पुट करना, और एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन यूज़ होगा, है ना। पूरे इक्वेशन में डी वाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट होगा, थीटा बी, और एक्स की जगह पे एल पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको थीटा बी का। ठीक है, तो थीटा ए निकल गया, थीटा बी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कि लोड के नीचे कितना डिफ्लेक्शन होता है ना, वाई सी पॉइंट पे लोड लग रहा है ना, तो वाई का इक्वेशन हमारे पास है ही है, ये वाई का इक्वेशन है हमारे पास, ये वाई का इक्वेशन है ना, ये हम लोग को आया हुआ है। तो वाई सी निकालने के लिए हम लोग एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ए दूरी पे ना लोड लग रहा था जो सी पॉइंट था, तो एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे, सारे एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे हर जगह। तो हमारा देखो इसमें भी जो है थर्ड टर्म ये नहीं यूज़ किया है, क्योंकि लोड जहाँ पे लग रहा था वहाँ तक तो पहला ही वाला इक्वेशन का यही टर्म वैलिड था ना, लोड के बाद ना ये इक्वेशन का ये टर्म आता है, तो हमको तो लोड ही के नीचे निकालना है, तो हम ये टर्म ही नहीं यूज़ करेंगे इसमें भी, है ना। ये सब बात ध्यान रखो, यही सब ट्रिक है इस मैकलोज मेथड का, इस यूनिट का यही जान भी है ना। तो इसको इस पार्ट को यूज़ ही नहीं किया, ये एकदम ध्यान रखना होगा। तो बस यहीं तक लिखा उसने, और इसको ये मिनिमाइज़ किया, तो ये ऐसे आया, ये इतना आया, फिर इसको इतना आ गया, ये फिर इतना आ गया, तो फाइनली डब्ल्यू वाई सी जो है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3 ये लग गया। ठीक है, वाई सी इक्वल टू मतलब लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगा वो इतना होगा। तो लोड के नीचे का डिफ्लेक्शन पता चल गया, थीटा ए पता चल गया, थीटा बी पता चल गया, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा अभी तक नहीं पता चला। तो ज़रूरी थोड़ी कि लोड ही के नीचे मैक्सिमम होगा। ये हम लोग का जो बीम है ऐसे है, सिंपली सपोर्टेड, लोड यहाँ पे लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन तो इसका जो है कुछ ऐसा होगा इससे करके, है ना। तो चूँकि लोड इस तरफ लगा है ना, तो और ये हिस्सा बड़ा है, तो ये हिस्सा पूरा झूल गया होगा, तो इस हिस्से में कहीं पे एक जगह पे जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ होगा, इस हिस्से में नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा ये सब लॉजिक लगाना होगा कि लोड अगर इस साइड में है, इस वाले सपोर्ट के नज़दीक है, और ये हिस्सा थोड़ा बड़ा है, तो ये हिस्सा पूरा झूल गया होगा, और यहीं पे कहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ होगा, है ना। तो ये लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ पे, लेकिन इस हिस्से में ही होगा। ये जो ए सी वाला पोर्शन है, ये तो बी है ना। तो जहाँ पे लोड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, जहाँ पे वाई मैक्सिमम होता है, वहाँ पे डी वाई डी एक्स कितना होगा, 0 होता है। तो डी वाई डी एक्स वाला जो इक्वेशन है उसको 0 पुट कर देंगे, और उसको 0 पुट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा उसी एक्स के वैल्यू पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, है ना। उस जो एक्स का वैल्यू आया उसको हम लोग वाई वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोग को वाई मैक्स निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स वाला जो इक्वेशन है इसको इक्वेट टू करेंगे 0, इसको इक्वेट करेंगे 0, है ना। और चूँकि हम लोग बोल रहे हैं कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग वाले ही पार्ट में, तो फिर ये पार्ट को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इतना यूज़ करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक्स का जो वैल्यू कुछ आएगा, एक्स ही अननोन बचेगा, उसका वैल्यू आ जाएगा कुछ डब्ल्यू ए बी के टर्म में, तो वो एक्स के वैल्यू पे उतने दूरी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और उस एक्स के वैल्यू को हम वाई के इक्वेशन में डाल देंगे, वाई वाला जो इक्वेशन हम लोग का आया है आगे है कहीं पे, ये वाई वाले इक्वेशन में डाल देंगे, ये वाई वाले इक्वेशन में, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। फिर ये वाला टर्म हम लोग इसमें भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो पहले ही वाले पार्ट में है, पहले वाले सेक्शन में, है ना, लोड के पहले ही हो रहा है। तो सिर्फ इतने में एक्स का वैल्यू जो आया था मैक्सिमम के लिए वो पुट कर देंगे, तो हमारा वाई निकल जाएगा मैक्सिमम वाई। यही चीज़ आगे में उसने बताया है कि डी वाई डी एक्स जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, डी वाई डी एक्स वहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्स का वैल्यू आएगा, डी वाई डी एक्स को इक्वेट करोगे 0, तो एक्स का वैल्यू ये चीज़ आता है ना। ए बी के टर्म में ऐसा आएगा, एल और ए के टर्म में ऐसा आएगा। इस एल की जगह को वही जब ये कर दोगे, ए प्लस बी लिख दोगे, तो यही चीज़ ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे का पावर 1/2 है, बात एक ही है। तो ये इतने दूरी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। तो ये बात भी आपको खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जब एसेंट्रिक लोड होगा तो कितने दूरी पे मैक्सिमम लोड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस दूरी पे, और मैक्सिमम लोड का वैल्यू कितना होगा, तो ये एक्स इतना जो है वाई वाले क्वेश्चन में डालेंगे, तो उसके लिए जो वाई निकल के आएगा वो होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जब पुट करेंगे तो हम लोग का वाई मैक्स इतना आएगा निकल। ठीक है, वाई मैक्स इतना होगा, तो वाई मैक्स भी निकल गया, है ना। वाई लोड के नीचे वाई जो होगा वाई सी वो भी निकल गया, थीटा ए थीटा बी निकल गया, सब कुछ हम लोगों का निकल गया। ठीक है, तो ये लेकिन फिर भी देखो मैकलोज लगाने के बाद भी इतना थकाऊ था, इतना लंबा टाइम लगा। अगर नहीं लगाते तो न जाने कितना अननोन होता और रह जाते। देखोगे आप बुक में बिना मैकलोज के भी बनाया हुआ है ना, 3-4 पेजों में उसका सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। तो मैकलोज के सजेशन जो 5-6 सॉल्यूशन थे उनको हमेशा ध्यान में रखना। जब भी उसको ऐसे बनाने 1-2 बार बनाओगे तो खुद ही याद हो जाएगा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का मैं एक एसेंट्रिक लोड को मैकलोज मेथड से कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद होगा कि ये तो हम लोग का एक ख़ास केस था, एसेंट्रिक केस लोड था उसके लिए था। अब जो वो होगा केस कि जो बहुत सारे लोड लगते होंगे, एक पहले सिंपल इसको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ है कि डिटरमाइन द स्लोप एट द लेफ्ट सपोर्ट मतलब थीटा बी, और डिफ्लेक्शन अंडर द लोड मतलब वाई सी, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर। एल दिया हुआ है विच इज़ कैरिंग ए पॉइंट लोड 5 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 3 मीटर लेफ्ट एंड से है ना, तो आपको राइट एंड से भी पता चला गया, ए और बी दोनों बता दिया, लोड का वैल्यू डब्ल्यू बता दिया, आपको ई बता ही दिया, आई बता दिया, सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये लगाना है, इक्वेशन लगाना है और ये निकाल देना है। थीटा ए का फॉर्मूला रखना है, डब्ल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सब निकाल देंगे, सिर्फ इतना रेडियन आ जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। और जो है फिर वाई सी निकालने के लिए वाई सी का फॉर्मूला लगा दिया, उसका वाई सी भी निकल गया उसका। फिर वाई मैक्स का जो फार्मूला जो भी निकल के आया हम लोग को वो लगा दिया उसने, और वाई मैक्स भी निकल गया। तो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन करने में, थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेटर ध्यान से यूज़ करना होगा, है ना, कि वैल्यूज़ कभी जो थीटा की वैल्यूज़ रेडियन में आती हैं तो आपको सचेत रहना होगा, फिर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, फिर सारे जो यूनिट हैं उनको एक ही टर्म में लाना होगा। लोड को मीटर में रखो और डिस्टेंस को मीटर एम में रखो, है ना। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन इस मैकलोज का जो है जो क्वेश्चन जो मेन यूज़ होता है वो होता है कि जब एक से ज़्यादा लोड हों, तो एक से ज़्यादा वाला जो लोड वाला जो केसेस होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कि 2 लोड हैं, इसको मैकलोज से कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे इसका इक्वेशन बनेगा लंबा चौड़ा और इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेन यूज़ है मैकलोज का। वो तो एक मैकलोज का ईजी ये था, है ना, एक सिंपल एक एसेंट्रिक लोड था, अब 2 एसेंट्रिक लोड्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।